और इसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जांच के लिए कहा। केरल में मॉकपोल के दौरान ईवीएम में अतिरिक्त वोट, बीजेपी को ईवीएम में अतिरिक्त वोट मिलने की जांच। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। ईवीएम को लेकर बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। बीजेपी को ईवीएम में अतिरिक्त वोट मिलने की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जांच के लिए कहा। तो ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच केरल में मॉक पोल के दौरान ईवीएम में अतिरिक्त वोट, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कहा। बीजेपी को ईवीएम में अतिरिक्त वोट मिलने की जांच। मॉक पोल के दौरान ईवीएम में अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जांच के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम मशीन का मामला पहुंचा है, जहां पर बताया जा रहा है कि मॉक पोल में बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिले हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से जांच की बात की है। अब इस पूरे मामले में किस तरह से प्रक्रिया की शुरुआत होती है, किस तरह से प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी कार्रवाई की जांच करने को आयोग से कहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, ईवीएम में जिस तरह से मॉक पोल के दौरान बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिलने की जानकारी यहां सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में आयोग से जांच करने को कहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी आप तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एडीएम की तरफ से जो ये याचिका डाली गई थी, एडीएम आज की तरफ से कि आखिरकार जो ईवीएम है उसको जब वोटिंग वोटर जब डालने जाता है तो उसको अतिरिक्त वोट जो बीजेपी को जाता है, ये आज से नहीं काफी समय से इसकी बात सामने आती है। लेकिन जिस तरह से इस बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अतिरिक्त देखिए आखिरकार इस तरह से क्यों बार बार सवाल उठाया जाता है। लेकिन ईवीएम की तरफ से बात करना कि जिससे ईवीएम को साथ साथ कहा इलेक्शन कमीशन के इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी जांच करता है जिसे वोट देते हैं पूरी तरह जांच की जाती है। आखिरकार जिस सवाल थोड़ा तो साफ क्या कि इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, ना ही इसमें ऐसा कोई अतिरिक्त वोट जाता है। अब देखने वाली बात होगी जब सुप्रीम कोर्ट के ना सुनवाई चल रही है, अभी भी सुनवाई चल रही है, क्योंकि दोनों तरफ से वकील मौजूद हैं और दोनों डमी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आखिरकार जो जांच की जाती है उसकी रिपोर्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन उसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। और इससे पहले भी कई बार इस तरह की बात सामने आए थे, लेकिन उस समय भी साफ साफ मना कर दिया गया था कि आखिर ईवीएम कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो लेकिन चुनाव से पहले यानी कल वोटिंग है और वोटिंग से पहले आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की जा रही है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें फैसला सुनाता है, क्योंकि वीवीपैट के माध्यम से उसको ये भी कहा गया कि जो बैलेट पेपर होता है वो जो वोटर होता है वो उसका अधीन होता है, उसको बॉक्स में डालने का अधिकार होता है, लेकिन जो मशीन होती है उसकी बटन दबाया जाता है और उसका आगे प्रक्रिया की जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि सीधा की जो यात्रा करते हैं उन्होंने कहा कि जब वोट डाला जाता है अगर बीजेपी का जो बटन दबाया जाता है तो सीधा, और जो अन्य जो वोट दबाए जाते हैं वो भी बीजेपी को जाते हैं। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण मांगे, आखिरकार ये कैसे होता है इसकी जांच की गई है। डमी साथ साथ में जो ईवीएम उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन ने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं है। लेकिन अभी सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद क्या फैसला आएगा ये अब देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक ये जो जानकारी निकल कर सामने आई है, मॉक पोल के दौरान अतिरिक्त वोटों के मामले को लेकर लगातार याचिकाकर्ताओं ने गुहार लगाई है। क्या लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले के बाद, फैसला आने के बाद, कहीं ना कहीं अभी तक राजनीतिक हलकों में जो चर्चा ईवीएम को लेकर चलती थी वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से लगातार जब ये याचिका करते हैं और ईवीएम का सवाल उठाया जाता है, लेकिन जब प्रमाण की बात सामने, इससे पहले भी कई एजेंसियां सामने आई थी, कई एजेंसियों ने इसका खुलासा किया था, लेकिन डमी के माध्यम से जो ईवीएम के अंदर वोट डाला जाता है उस मशीन को अभी तक किसी ने हैक करके नहीं दिखाया है। तो पहले भी प्रमाणित किया था, वही इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, लेकिन जो डमी बनाई गई है अलग से उसको हैक करके दिखाते हैं कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जाता है। अगर बटन दूसरी पार्टी का दबता है तो बीजेपी को वोट जाता है, लेकिन जो चुनावों में इस्तेमाल की जाती है ईवीएम वो नहीं सामने अभी तक ऐसा आया है। तो देखना यह होगा कि आखिरकार वो ईवीएम कौन सी है, जो ईवीएम ने वोट डाला वो कौन सी है, तो इसमें भी संज्ञान लिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जवाब मांगा है और साथ साथ चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। अगर कोई प्रमाणित है, सबूत मांगा है, कोई इस तरह से हैक कर सकता है तो बताए, क्योंकि सामने आए और सामने अगर डमी है, डमी की थोड़ी जो ओरिजिनल ईवीएम होती है उसको हैक करके दिखाए, लेकिन उस समय कोई नहीं आता। लेकिन ईवीएम डमी को लेकर के लोग अफवाहें उड़ाई जाती है, उसमें कहा भी जाता है कि किस तरह से ईवीएम में वोटिंग की घोटालेबाजी की जाती है, किस तरह से एक जगह बैठकर दूसरी ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो देखना ये होगा आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा है, क्योंकि केरला से लगातार एडीआर जो लगातार इस पर सवाल उठाता है, वही अन्य विपक्ष भी पहले भी कह चुका है कि जिस तरह से ईवीएम का बीजेपी इस्तेमाल करती है तो इसलिए वो 400 पार हो सकता है, लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो इसमें कोई सामने नहीं आ सकता है।
जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से केरल में मॉक पोल के दौरान अतिरिक्त वोट बीजेपी को मिलते हुए मिलने की जानकारी निकल कर सामने आई है, इस पूरे मामले में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है? हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये घटना किस तरह से हुई इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, जो जांच किया है, जो उन्होंने कहा था, प्रमाण भी अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने भी जो डमी ईवीएम है उसके प्रमाण दिया है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो उसके समय जो ईवीएम होती है वो पूरे अधिकारी होते हैं, पूरी जांच की जाती है, इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी की जाती है उसके बाद। लेकिन जो सवाल सब सामने आ रहा है कि यहाँ पर वोटिंग होती है तो ईवीएम को हैक किया गया था, इस तरह से वोट एक्सेस पड़ रहे थे, लेकिन वो मशीन अभी जांच के उसको आदेश दिए गए, वो मशीनें कहाँ पर है? जिस मशीन से आपने वोटिंग कराई थी और जो वोट बीजेपी अतिरिक्त जा रहा था उसको भी मंगाने की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा क्या सच्चाई कितनी है। एडीआर की तरफ से जो याचिका है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो दोनों मशीनों को बुलाया जाएगा। जिस समय आपने वोट डाले थे तो वो जो एक्स्ट्रा वोट है वो मशीन का है, तो देखिए वो मशीन मंगाई जाएगी। और जो एक्सपर्ट जिन्होंने कहा कि हैकर हो सकता है तो वो भी एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहा है, लेकिन यही है जब चुनाव नजदीक आ रहा है, देखना ये होगा अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा मामला सामने आएगा और ईवीएम हो सकता है बंद हो जाए। लेकिन चुनाव आयोग से प्रमाण देता है, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी तक जांच की आप बात कह रहे हैं, डमी की जांच की गई है। हर क्षेत्र में चुनाव से पहले माना जाता है कि 5 मशीनों की जांच की जाती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 500 मशीनें तक यूज होती हैं। ऐसे में 5 की अगर जांच होती है तो 10% से भी कम है। क्या इस पूरे मामले में आज की कार्रवाई के बाद में मशीनों की जो जांच की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन होता है, जिस बूथ पर चुनाव होता है, जहाँ पर वहाँ पर अगर 100 मशीनें लगाई जाती हैं तो उसमें से कोई भी मशीन उठा ली जाती है। जो जांच करता जाते हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा है कि कोई भी मशीन उठा लें, ये नहीं कि गिनी चुनी जो 5 मशीनें वो अलग कर खाई जाए। लेकिन जो बूथ होता है उस बूथ के माध्यम से जो मशीन होते हैं उसमें कोई भी उठाइए, उसको जाँच कीजिए। यानी कि पूरा मामला साफ सामने आता है कि कोई भी मशीन उठाओ, जो भी जाँच पर अगर होता है उनमें से कोई मशीन ऐसी आती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या कोई खराबी आती है या टेक्नोलॉजी आती है तो। लेकिन जो याचिकाकर्ता ने कहा कि ईवीएम जो है हैक की जा रही है, वो मशीनें गिनी चुनी होती है, दिखाने की जो अन्य मशीनें होती हैं वो हैक होती हैं, ताकि क्या उसमें सभी पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद होते हैं उसके अंदर। चुनाव को चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया अलायंस गठबंधन हो, उनके सामने वो मशीनें उठाई जाती हैं, उनको जांच की जाती है, इलेक्शन कमीशन सामने पेश किया जाता है, एक्सपर्ट वहाँ मौजूद होते हैं, तब वो मशीन आगे भेजी जाती है। अब देखना ये होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मशीन दिखाई है उसको भी पेश किया जाए। जी बिल्कुल अजय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपडेट बनाए रखिएगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अमेठी में कांग्रेस को बड़ा झटका, राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालने वाले नेता ने छोड़ा साथ। कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक ने ज्वाइन की बीजेपी, विकास अग्रहरि को स्मृति ईरानी ने बीजेपी ज्वाइन कराई। बीजेपी जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र समेत कई नेता इस मौके पर रहे मौजूद। तो कांग्रेस के प्रदेश के नेता ने ज्वाइन की बीजेपी। कांग्रेस को अमेठी में लगा बड़ा झटका, राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालने वाले नेता ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक ने ज्वाइन की बीजेपी, स्मृति ईरानी ने विकास अग्रहरि को ज्वाइन कराई बीजेपी। तो अमेठी में अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक और झटके की बात सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी अमेठी में चुनावी मैदान में है। ऐसे में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालने वाले नेता ने बीजेपी का दामन थामा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका अमेठी में साबित होने वाला है। राहुल गांधी का प्रचार प्रसार संभालते थे विकास अग्रहरि को स्मृति ईरानी ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। इस मौके पर अमेठी के कई बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विकास अग्रहरि को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए पहुंची थी, बीजेपी में ज्वाइन कराया। और इसी खबर पर अमेठी से हमारे साथ संवाददाता संजय यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी संजय, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के सह समन्वयक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रही, वहीं दूसरी तरफ उनके लगातार मेहनत के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची अमेठी में जारी नहीं की है। ऐसे में जो प्रदेश समन्वयक
विकास अग्रणी जी हैं, उन्होंने आज स्मृति ईरानी के निज आवास मैदान में वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिस मौके पर जिला अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी स्वयं मौजूद रही। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो राहुल गांधी के जो प्रचारक हैं, जो उनका कामकाज संभालते थे, प्रचार की सारी व्यवस्था देखते थे, ऐसे में वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका अमेठी में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशियों की सूची भी नहीं जारी की है, जिसकी वजह से लगातार जो है वो कांग्रेस खेमे में चर्चा का विषय बना है। और दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार स्मृति ईरानी प्रत्याशी बनी है, लेकिन वहीं पर स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में दौरे पर दौरा, चाहे वो पन्ना प्रमुख के साथ बैठक की बात करें, चाहे वो बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की बात करें या अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की बात करें, तो उनकी जो लगातार मेहनत है वो अमेठी में जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे से एक बड़ा जो धड़ है वो धीरे धीरे निकलता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि अभी भी उनके प्रत्याशियों के नाम की सूची अमेठी में जारी नहीं हुई है। प्रियंका जी जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन स्मृति ईरानी अपना कुनबा मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और राहुल गांधी के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए नेता भी जब उनके खेमे में आ गए हैं, तो स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं दिन पे दिन प्रियंका जी स्मृति ईरानी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हैं, क्योंकि जहां एक तरफ स्मृति ईरानी लगातार दौरा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जितनी भी मंदिर हैं, देवी देवताओं के जितने मंदिर हैं, उसमें पहुंचकर मत्था टेकने का भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का भी काम कर रही हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार अपनी मेहनत को बढ़ा रही है। उनके जो तीसरी बार की प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद है, वो लगातार जो है क्षेत्र में मेहनत कर रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अमेठी में देखने को मिल रही है। प्रियंका जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तभी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के घंटा घर स्थित बंदूक वाली गली की बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भीषण आग की एक घटना रायबरेली में घटित हुई है, जहां पर मोबाइल शॉप की दुकान में अचानक आग लग जाने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इसके बाद अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां सवारियों से भरी वैन में अचानक आग लग गई। वैन में सवार लगभग 1 दर्जन लोगों ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं घटना सलोन कोतवाली इलाके के उमरी गांव के पास की बताई जा रही है। तो सवारियों से भरी वैन, अचानक वैन में लगी आग। बताया जा रहा है कि सभी सवारियों ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई है। लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग वैन में सवार बताए जा रहे थे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से भीषण रूप से जलती हुई ये वैन नजर आ रही है। अचानक आग लग जाने से तमाम लोगों की जान पर बनाई। और उसके बाद अगली खबर लखनऊ से। बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। मायावती समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची। आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी। आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा होंगे स्टार प्रचारक। बीएसपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। मायावती समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीएसपी ने की जारी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी लगातार क्रियाशीलता बढ़ाई गई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। मायावती समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची हुई जारी। आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती भी लगातार सक्रियता बढ़ाती हुई अलग अलग क्षेत्रों में रैली करती हुई नजर आ रही हैं। अपने
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में 40 स्टार प्रचारकों की सूची बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। मायावती, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा, इन सभी को स्थान दिया गया है। ये बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जातिगत वोटों को साधने के साथ साथ मुस्लिम और जो अन्य बिरादरियों के पिछड़े वोट हैं उसमें सेंधमारी करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती की यह सूची जारी हुई है। इसमें 40 नाम है और 40 नामों की बात करें तो सबसे पहला नाम बसपा प्रमुख मायावती का है। और इस सूची में मुल्काद अली और शमसुद्दीन समेत कई ऐसे मुस्लिम नाम भी हैं, जिससे कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को मुस्लिम वोट बैंक हासिल हो जाए। यह सूची इसी लिए बनाई गई है और इसमें दलित और पिछड़ों को भी शामिल किया है और साथ साथ क्षत्रिय बिरादरी के लोगों को भी इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। और यह स्टार प्रचारकों की सूची तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयार की गई है। हालांकि कुछ ऐसे इसमें नाम कामन है जो पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी। अब देखना यह है कि जिस तरह से चुनावी रण पूरी तरह से छिड़ चुका है और पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होना है और इसी बीच जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती लगातार सूची जारी कर रही है और सूची के बाद स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी कर रही है, तो इससे कहीं न कहीं जो खास मकसद है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोटों को हासिल कर वह अपनी चुनावी बैतरणी पार लगाना चाह रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती जो अपनी गोटे बिछा रही है, इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भी इसमें नुकसान होता दिख रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी की राह भी आसान होती दिख रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ाई है। हालांकि घोसी और डुमरियागंज की सीट की बात करें तो यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा दांव खेला है कि एनडीए प्रत्याशी ओपी राजभर के बेटे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में उमेश सिंह को उतारकर कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सीट की जो राह है वो आसान नहीं दिख रही। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।